हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में ज्यामितीय समायोजकता में हम लोग सिस ट्रांस, ईजेड और sin पढ़े थे। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्यामितीय समायोजकता की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ज्यामितीय समायोजकता के लिए हम लोग जानते हैं सामान्यतः कार्बन कार्बन के मध्य क्या उपस्थित होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो देखें, नंबर ऑफ GI ज्यामितीय समायोजकता की संख्या, तो डबल बॉन्ड की संख्या को हम लोग परिभाषित कर देंगे n से। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या साइक्लिक GI, चक्रीय GI अभी आएगा, बताएंगे। अब मान लीजिए कोई अणु है और उस अणु में डबल बॉन्ड की संख्या 1 है, तो इसके लिए जो GI होएगा वो 2n। कहने का अर्थ जो रिजल्ट आप लोग को प्राप्त होएगा वो 2। तो अगर किसी अणु में डबल बॉन्ड की संख्या 1 है तो उसका GI हमेशा 2 होगा। क्लियर। अब मान लीजिए डबल बॉन्ड की संख्या 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, तो इसके लिए GI के 2 केस बनते हैं। इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। R नॉट इक्वलर और एक R इक्वलर। इसका अर्थ यदि अंतिम समूह असमान भिन्न हो, इसको एसिमेट्रिकल भी बोलते हैं। अगर अंतिम समूह असमान हो तो इसके लिए जो GI होगा वो 2n। अभी बताते हैं असमान और समान का अर्थ। अब यहां पे क्या अंतिम समूह क्या हो, समान, बोले तो सिमेट्रिकल। तो इसके लिए जो GI बनता है वो 2n-1 प्लस 2p-। अब यहां पे जो P है, P, तो अगर डबल बॉन्ड 8 नंबर में है, विषम संख्या में है, तो P की गणना हम लोग करेंगे n+1/2। और अगर डबल बॉन्ड सम संख्या में है, इवन नंबर, तो P = n/, ये P की गणना। अंतिम समूह अगर असमान होगा तो GI 2n, और अगर समान होगा तो GI = 2n-1 प्लस 2p-1। अब बताएं समान और असमान का अर्थ। देखिए एग्जाम्पल देखें। सबसे पहले आप लोग को खतरनाक एग्जाम्पल देंगे, जबरदस्त। यहां पे हम दे दिया आपको एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताएं इसमें GI की संख्या। अब बंदे बुद्धि लगाएंगे कि सर ये बताएं अगर डबल बॉन्ड एक ठो होगा, डबल बॉन्ड एक ठो है तो GI की संख्या 2, GI की संख्या उसमें 2। गलत कर जाएंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हुए हैं जो डबल बॉन्ड से कार्बन लगे हो उनसे दोनों परमाणु या अणु कैसे होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। सेम है यार, डिफरेंट होने चाहिए, सेम है, GI सो ही नहीं करेगा। तो डबल बॉन्ड होना जरूरी है कार्बन कार्बन मध्य GI के लिए, लेकिन कार्बन से जो दोनों परमाणु या समूह लगे होने चाहिए, दूसरा केस यही है कि वो कैसे होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। सेम होंगे तो GI सो ही नहीं करेगा, तो उसमें GI 2 ना कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और एग्जाम्पल, ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है, यही सब तो बंदे गिरते हैं। CH2 बताएं इसमें भी डबल बॉन्ड एक ठो है, बोल देंगे भैया GI 2, ये भी GI शो नहीं करेगा। अब जैसे एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये है, इसमें GI बताना है। तो बताएं एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, आप लोग चेक कर सकते हैं, GI शो करेंगे, हम लोग पढ़े हुए पिछले लेक्चर में। तो जिस जगह पे डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है ना, वहीं पे आप लोग चेक कर लें। बताएं डबल बॉन्ड खत्म होने के बाद जो समूह लगा है CH3 और इधर भी क्या है CH3, तो अंतिम समूह क्या आ रहे हैं, समान। कहने का अर्थ सिमेट्रिकल है, सममित है, R इक्वल है किसके, R के। तो GI बराबर फार्मूला तो ये 2n-1 प्लस 2p-1। तो बताएं 2n, n का वैल्यू कितना, डबल बॉन्ड 2 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 2 - 1,
2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर p माइनस 1, तो p इक्वल टू सम संख्या में है तो n/2। बताएं n का मान कितना, 2/2, कट जाएंगे, वैल्यू कितना 1, तो 1 माइनस 1 p का मान, एक ना प्राप्त हुआ। यहां पे क्या हो जाएगा, जी आई इक्वल टू 2 पे पावर 1 प्लस 2 पावर 0। अब होएगा क्या, 2 प्लस किसी भी पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1, तो आंसर 3। जी आई इसमें कितना प्राप्त हुआ, 3। देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब ये देखिए बहुत ज्यादा अंतर दोनों में नहीं, इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डबल बॉन्ड यहां पे खत्म हो, यहां पे बताएं अंतिम समूह क्या समान है कि असमान, एक तरफ मिथिल और एक तरफ एथिल, कहने का अर्थ आर नॉट इक्वल हो गया। ये कैसे अणु है, असमित। अब असमित है तो फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, जी आई इक्वल टू 2 पे पावर n। n का मान उसमें कितना दिख रहा है, 2, तो हमें रिजल्ट कितना प्राप्त होगा, 4। समित असमित, रिजल्ट 3, रिजल्ट 4। समझ रहे, तो ये जी आई निकालने का तरीका। और क्वेश्चन बताते हैं, देखें और क्वेश्चन है CH3 CH CH CH2, तो इसमें जी आई की संख्या A 2, 8, 4 और 6। अब यहां पे चतुर्बुद्धि वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, जो ज्यादा चतुर वाले होते हैं, ज्यादा चतुर्बुद्धि वाले, सर जी हमारे बताया था डबल बॉन्ड इसमें 3 ठो है, अंतिम समूह क्या है, इधर CH3 इधर हाइड्रोजन, अंतिम समूह भिन्न है, तो n का मान 3, जी आई इक्वल टू 2 पावर n, n के स्थान पे 3 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर 8। देखें कितना तेज क्वेश्चन सॉल्व किए 5 सेकंड में, ऐसा सर जी मार पढ़ाए थे। अरे बाबू गलत हो जाएगा। यहां पे अपने को चेक क्या करना है, ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, पता क्या ये जीआई शो कर रहा है क्या, जीआई के लिए क्या कार्बन कार्बन को मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये बात क्लियर। लेकिन कार्बन में दोनों समूह कैसे होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। यहां पे दोनों समूह क्या हो गए हैं, समान, इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। चतुर्बुद्धि वाले स्टूडेंट बुद्धि का सही उपयोग करिएगा ना, ज्यादा चतुर ना बनिएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जी आई इक्वल टू 2 पावर 2, आंसर 4 सी। ऐसे और एग्जांपल देखें, CH F डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH Cl। अब यहां पे क्या, ये तो डबल बॉन्ड यहां पे है ही नहीं। यहां बताएं ये वाला कार्बन है, इससे दोनों समूह भिन्न है, ये वाला कार्बन है, इससे भी दोनों समूह भिन्न है। इस पे क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन, इस पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो दोनों क्या हो गए, भिन्न भिन्न, आर नॉट इक्वल आर। तो जी आई इक्वल टू डबल बॉन्ड तो है 2 पावर 2, आंसर कितना 4। आसान सा। CH3 CH Cl, बताएं 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड, अंतिम समूह भिन्न है, तो इसका अर्थ क्या, जी आई इक्वल टू 2 पे पावर n का वैल्यू 3 है, आंसर कितना हो जाएगा 8। आप लोगों को क्या करना है, यहां पे इसके स्थान पे क्लोरीन लगा के सॉल्व करना है, r इक्वल r हो जाएगा, सॉल्व करिएगा ना। और देखिए अब जैसे मान लें थोड़ा सा कुछ अलग है, साइक्लिक जीआई तो पढ़े ही हैं, हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर ही सकते हैं, तेज तर्रार स्टूडेंट हैं आप लोग ना। इसमें जीआई बताएं, अब अगर इसमें डबल बॉन्ड चेक करने जाएंगे
कहेंगे भैया अंतिम समूह भिन्न हो गया, यहां से काट देंगे, बोलेंगे अंतिम समूह भिन्न हो गया, इसका अर्थ डबल बॉन्ड संख्या 1 है तो GI 2 हो जाएगा। आंसर गलत हो जाएगा। अब बताएं ये क्या है? साइक्लिक संरचना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये कॉमन बात है कि यहां पे ये होगा, ये कॉमन बात है क्योंकि ये GI शो नहीं करेंगे। अब बताएं ई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहां पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, दोनों तरफ लगा हुआ है कि नहीं, तो इसका मतलब n का मान यहां पे एक प्राप्त होगा और एक n का मान अपने को यहां प्राप्त होगा। साइक्लिक GI बताएं तो कुल n का मान कितना प्राप्त होएगा? 2। अरे है कि नहीं? एक तो साइकिल में है और एक तो ये, तो अंतिम समूह अब यहां से चेक करें क्योंकि ये कार्बन भी GI दे रहा ना, तो यहां पे क्या लगा हुआ है? CH3 और यहां पे ये, तो डिफरेंट हो गए, आर नॉट इक्वल। बाकी GI तो निकाल ही सकते हैं। और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत है, बहुत। बताएं एक तो n हमें यहां प्राप्त हो रहा है, यहां पे प्राप्त हो रहा है ना, यहां पे क्या है? ये भी एक n देंगे और एक n अपने को ये भी देंगे। कहने का अर्थ n का वैल्यू कितना? 3। n का वैल्यू 3। अरे एक n अपने को यहां प्राप्त हो रहा है, यहां प्राप्त, ये भी GI शो कर रहा है, ये भी GI शो कर रहा है और ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन भी GI शो कर रहा है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 3। अंतिम समूह CH3 और CH3, कहने का अर्थ R इक्वल है R के, तो इसके लिए फार्मूला चेक कर लें, जो फार्मूला लगे। तो ये रहा GI संख्या कैसे ज्ञात कर। हम लोग देखते हैं कि GI की स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किस सिस ट्रांस केस में किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है। देखिए स्टेबिलिटी के लिए एग्जांपल देखते हैं, ब्यूटीन 2। अब इसमें क्या 2 केस बनेगा, सिस और ट्रांस। तो अपने को चेक करना है ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होएगा, सिस का या ट्रांस। तो ये अगर समान समूह डबल बॉन्ड के अपोजिट लगे हो तो क्या? ट्रांस। और अगर सेम साइड लगे हो तो सिस। हम लोग पढ़े हुए हैं। अब देखिए अगर समान समूह, चाहे इसको ले, समान समूह डबल बॉन्ड के सेम साइड लगे तो उनका जो प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन, वो अधिक होता है और रिपल्सन अधिक होने के कारण उनकी स्टेबिलिटी, अस्थायित्व कम होती है। अब यहां पे अपोजिट है तो इसका अर्थ क्या कि रिपल्सन क्या होएगा? कम होएगा, स्टेबिलिटी अधिक हो। सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ट्रांस। अगला हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल लिए COOH, COOH। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सिस का या ट्रांस? तो यहां पे C COOH, तो ये क्या? सिस और ये ट्रांस। इसको बोलते हैं मैलेइक एसिड और इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। अब देखिए इसमें दोनों एसिड समूह कहां लगे हुए हैं? सेम साइड। तो जब सेम साइड लगे हुए हैं तो इनमें आसानी से एनहाइड्राइड बन जाता है। कहने का अर्थ इनका डिहाइड्रेशन होता है। CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड। एनहाइड्राइड का निर्माण बहुत आसानी से हो जाता है, इसका अर्थ इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। यहां पे देखें COOH और COOH दोनों कहां है? विपरीत। तो आसानी से एनहाइड्राइड का निर्माण
नहीं होता, क्योंकि इनकी पैकिंग कैपेसिटी, संकुल क्षमता क्या होता है, अधिक होता है। संकुल क्षमता अधिक होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो हम लोग कह सकते हैं जो ट्रांस के मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सिस से अधिक होता है। क्लियर। बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट बोले तो म्यू। तो जो डायपोल मोमेंट होता है वो सिस का ज्यादा होता है किससे, ट्रांस। अब इसके लिए क्या, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी, इंटरनल एनर्जी, पोलैरिटी, ये सब सिस का ज्यादा होता है किससे, ट्रांस। आसान भाषा में सिर्फ आपको चेक करना है स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांस का ज्यादा होता है सिस से। इसके अलावा डायपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी, इंटरनल एनर्जी, पोलैरिटी, ये सब सिस का ज्यादा होता है किससे, ट्रांस से। तो यहां पे ज्यामितीय समायोता खत्म होता है। अगला हम लोग देखते हैं प्रकाशिक समायोता, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर बोलो तो प्रकाशिक समायोता। तो ऐसे यौगिक जो प्रकाशिक गुणों में भिन्नता को दर्शाते हैं प्रकाशिक समायोता कहलाते हैं। या फिर आप लोग बोल सकते हैं दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र दोनों समान हो, परंतु समतल ध्रुवीय प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तल को घुमाने की दिशा भिन्न, प्रकाशिक समायोता कहलाती है। तो अभी इनके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित करेगा कौन, करते कौन है प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित। तो ऐसे यौगिक जिसमें असममित कार्बन, एसिमेट्रिकल, असममित कार्बन उपस्थित हो, वही प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित करेंगे। कहने का अर्थ ये कि अगर सममित कार्बन हुआ तो वो प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर। अब असममित कार्बन से क्या अर्थ है, तो कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, 4। जब ये चारों वैलेंसी भिन्न भिन्न परमाणु या अणु से जुड़े हो, तो वो कार्बन कौन सा कार्बन होगा, असममित कार्बन। और असममित कार्बन को तारांकित करते हैं, स्टार, इसको बोलते हैं किरेल कार्बन। तो ऐसे यौगिक जिसमें असममित कार्बन उपस्थित हो, प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित। अब असममित कार्बन कौन, जिसमें कार्बन के चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या अणु से जुड़े हो, चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या अणु से जुड़े हो, तो वो असममित कार्बन होंगे। असममित कार्बन को तारांकित करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, किरेल कार्बन। क्लियर। बहुत आसान केस। जैसे मान लें ये रहा कार्बन। अब कार्बन की ये 4 वैलेंसी, यहां पे हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में ए, बी और सी। तो बताएं कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या भिन्न भिन्न परमाणु या अणु से जुड़े हैं, नहीं। ये देखें समान हो गया, समान नहीं होना चाहिए, समान हो गया। इसका मतलब ये प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित नहीं करेंगे। आसान भाषा में ये रहा किरेल कार्बन, ए, बी, सी और टी। बताएं यहां पे कार्बन की चारों वैलेंसी भिन्न भिन्न परमाणु ए, बी, सी, डी, चारों भिन्न हो गए। तो इसका मतलब ये प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित करेगा। इसको कौन सा कार्बन बोलेंगे भैया, किरेल अणु है, किरेल अणु। और एक किरेल कार्बन युक्त यौगिक कोई भी हो, कोई भी, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये नोट करके वर्ड लिख लीजिएगा,
एक किरेल कार्बन युक्त यौगिक हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होंगे। अब यहां पे हम एक किरेल कार्बन युक्त यौगिक की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर दो या दो से अधिक किरेल कार्बन युक्त यौगिक आए तो वो प्रकाशिक निष्क्रिय या अक्रिय भी हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी। इसके लिए ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, अभी आएगा केस देखेंगे हम लोग। फिर देखिए ये एग्जाम्पल लिए, ए बी सी, यहां पे क्या ए, क्या हो गए समान। कहने का अर्थ ये भी प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव के लिए? एसिमेट्रिकल। समझिएगा, क्वेश्चन बहुत करेंगे। एसिमेट्रिकल बोले तो, अब एसिमेट्रिकल है तो किरेल कार्बन, किरेल कार्बन भी ये क्या सिमेट्रिकल है। अब जब सिमेट्रिकल है तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाशिक अक्रिय। और कार्बन कैसे होगा? अक्रिय। कार्बन कैसा? एक। जैसे मान ले, फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान ले ए है, इसमें दर्पण का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। ए है, यहां पे हम आईना लगा दी। बताएं क्या दर्पण पे जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ए का, वो क्या बनेगा? सेम बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं? तो इसका अर्थ अगर समान बना, होता क्या है, एक यौगिक के कैसे यौगिक? प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। एक यौगिक के दो रूप जिनके घूर्णन कोण का मान समान हो परंतु विपरीत दिशा में, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब रूपी। जितने भी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होते हैं वो पीपीएल के कण को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल के कण को जिस तल पर घुमाते हैं उसे घूर्णन कोण अल्फा कहते हैं। घूर्णन कोण अल्फा है ये। अब ये रहा ए, इसको हम दर्पण पे रखे, जैसा था वैसे बन गया। यहां पे हम ले लिए पी, इससे इजी हो जाता है चीजें। जब इसको हम लोग दर्पण पे रखेंगे तो क्या होगा? क्यू बन जाएगा। तो प्रतिबिंब बने परंतु विपरीत, तो वो क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा होएगा बताएं? का संमित है क्या? असंमित है ना, एसिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल है तो इसको हम लोग किरेल भी बोलते हैं। कार्बन तो लिए नहीं, इस एग्जांपल ले लिए, ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। टाइम पास नहीं करना है भैया, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन। सिमेट्रिक। जैसे मान लें एक तो एग्जांपल लेते हैं हम खुद, आप लोग आईने के सामने खड़े हो जैसे हम कर रहे हैं, ये रहा। अब हम अपने दाहिने हाथ से बाल को सेट कर रहे हैं। अब आईना जो हमें दिखाएगा वो क्या दिखाएगा? हम अपने दाहिने हाथ से बाल को सेट नहीं कर रहे हैं, अपने किस हाथ से बाल को सेट कर रहे हैं? बाएं हाथ से। अगर बुद्धि लगाएं, अगर किसी बंदे या बंदी को दिख गया ना आईना में कि अरे सर हम तो इसे बाल झाड़ रहे थे और जिस हाथ से दाहिने हाथ से झाड़ रहे थे दाहिना हाथ आईना भी दिखा रहा था, भैया वो आप नहीं हो, फिर वो आप नहीं हो, कोई भूत ऊत है, ध्यान दो ना, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्रतिबिंब बने परंतु घूर्णन कोण का मान क्या हो? विपरीत। प्रतिबिंब रूपी कहलाते हैं। जैसे मान ले, एक तो एग्जाम्पल बताते हैं, आप लोग देखें, एक तो एग्जाम्पल बता दें। तभी उनका यूज है जो ऊपर है, मैं बताएगा उनके बारे में। COOH OH HCH, ये रहा। बताएं ये कार्बन तो किरेल होएंगे नहीं, अपने पास कौन है ये? अब एक किरेल कार्बन युक्त हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। ये वर्ड ना भूलिएगा, अभी आएगा, फंस जाएंगे आप लोग। सिर्फ अगर ये देख के आप क्वेश्चन करेंगे ना भैया किरेल कार्बन है तो प्रकाशिक सक्रिय होगा, क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी आता है, बताते हैं। अब ये रहा दर्पण। जब इसको दर्पण पे हम लोग सेट करेंगे तो होएगा क्या? OH कहां है? दाहिने तरफ। H कहां है? बाएं तरफ। जब यहां पे हम लोग इसको सेट करने जाएंगे दर्पण पे, बताएं क्या ऐसा देखने को मिलेगा क्या आप? ऐसा OH इसी तरफ, H इसी तरफ, CH ऐसा देखने को मिलेगा।
अगर ऐसा देखने को मिल गया अभी हम बताएं तो इसका मतलब वो आप नहीं है, वो भूत है। उसको बोलते हैं अप्रतिबिंब रूपी, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब ना हो। दर्पण प्रतिबिंब का अर्थ ही यही है कि प्रतिबिंब बने परंतु विपरीत। तो बताएं यहां क्या हो जाएगा, ओ एच आएगा इस तरफ और एच चले जाएगा इस तरफ। एक यौगिक के दो रूप, यौगिक कैसे, किरेल कार्बन युग। एक यौगिक के दो रूप जिनके घूर्णन कोण का मान समान हो परंतु विपरीत दिशा में, उसको बोला जाता है इनेंसियोमर। परिभाषा लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब रूपी। अब बताएं जैसे ये पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, निकोल प्रेस में साधारण प्रकाश है। आप लोग साधारण प्रकाश जानते ही हैं, फैल के जाता है। तो जब कोई भी प्रकाशित सक्रिय हो, कोई भी प्रकाशित सक्रिय यौगिक पीपीएल के कण को जिस तल पर घुमाता है उसको घूर्णन कोण अल्फा बोलते हैं। अभी लिखवाएं। जो प्रकाशित सक्रिय यौगिक होते हैं उनको किसके द्वारा मापा जाता है, पोलरीमीटर ट्यूब द्वारा, ध्रुव मापी नलिका द्वारा। तो अगर प्रकाशित सक्रिय यौगिक है उनको पीपीएल के तल पे जब रखेंगे ना, तो होएगा क्या, जब पोलरीमीटर ट्यूब से ये प्रवाहित होंगे तो यहां पे अगर उनका रोटेशन दाहिनी तरफ हो रहा है, दाहिनी तरफ, देखिए ये क्या है, पीपीएल का कण है। पीपीएल के कण को किस तरफ घुमा रहा है, दाहिनी तरफ। तो अगर घुमाव दाहिनी तरफ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिणावर्त या फिर पॉजिटिव। और अगर वही पीपीएल के कण को, ये पीपीएल का कण है, अगर बाईं तरफ घुमाएगा, बाईं तरफ, तो उसको लेवो रोटेटरी, बोले तो वामावर्त या माइनस, यही है। तो किसी भी प्रकाशित सक्रिय यौगिक को किसके द्वारा मापा जाता है, ध्रुव मापी नलिका द्वारा। प्रकाशित सक्रिय यौगिक द्वारा पीपीएल के कण को जिस तल पर घुमाया जाता है उसे घूर्णन कोण अल्फा कहते हैं, और इन्हें किसके द्वारा मापा जाता है, पोलरीमीटर ट्यूब द्वारा ना। तो यहां पे अगर OH दाहिनी तरफ है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर OH बाईं तरफ है तो उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। OH दाहिनी तरफ तो डेक्स्ट्रो, OH बाईं तरफ तो लेवो रोटेटरी। यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, CH2 CH3 OH CH3 OH। क्या ये प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि समित है, समान हो। ऐसे ही CH3 CH OH CH3। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो क्या होएगा, OH H CH3 CH3। तो ये भी प्रकाश समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। अरे करेंगे क्या, अरे सेम हो गया ना, तो ये प्रकाश समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे रहता, CH3 CH2 CH3 CH2 CH OH CH3 CH2 CH OH CH3। यहां पे क्या होएगा, CH OH CH3 C2H5। अरे यही ना है, तो ये प्रकाश समानता प्रदर्शित करे। तो पहले तो आपको यही क्लियर करना है कि कौन प्रकाश समानता प्रदर्शित करेगा और कौन प्रकाश समानता प्रदर्शित नहीं करेगा, तो उसके बाद ही क्वेश्चन लगा पाएंगे, नहीं फिर फंस जाएंगे ना। देखिए CH3 CH Br CH Cl CH, इसमें कितने किरेल कार्बन है, किरेल कार्बन और अकिरेल दोनों पूछता है, याद रखिएगा। तो किरेल कार्बन पूछा, देखें अब हमें अपने हिसाब से अगर क्लियर करना हुआ तो हम तो हवा मार देंगे। पता नहीं कितने ऐसे बंदे होते हैं ना जो ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो उसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, भैया इसमें बनाएगा, इस क्लियर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बताएं, ये किरेल कार्बन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में देखें समूह क्या है, समान है, इसमें भी इसमें भी। बचा ये कार्बन, इससे हाइड्रोजन लगा, Cl लगा, CH3 लगा, इधर इतना सारा लगा, इसका मतलब ये किरेल कार्बन और ये भी किरेल कार्बन। तो इसमें किरेल कार्बन की संख्या या फिर किरेल सेंटर बोलता है, संख्या 2। CH3 CH Cl D। बताएं क्या होएगा, CH3 CH Cl और D, कहने का अर्थ किरेल कार्बन है। देखें साइक्लो कंपाउंड में कैसे देखेंगे अपन, साइक्लो कंपाउंड में
किरिल कार्बन। अब जैसे मान लीजिए ये दिया आपको, इजी क्वेश्चन बताते हैं पहले। ये दिया है यहां पे CH3, यहां पे हाइड्रोजन। तो बताएं इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन, सब पे देख लें हाइड्रोजन दो, सब पे देखने की जरूरत नहीं है। जिस पर अगर कुछ लगा हुआ है उसी पे चेक करना है, नहीं तो किरिल कार्बन एक को नहीं होंगे, क्योंकि सब पे दो दो हाइड्रोजन हो जाएंगे ना। बताएं इस कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, तो एक संयुक्ता किससे जुटा? CH3 से। एक संयुक्ता किससे जुटा? हाइड्रोजन से। अब बचा है अपने पास रिंग। तो करना क्या है, जैसे अभी जीआइन पढ़े थे, बताएं क्या दोनों तरफ जो लगे हुए हैं समूह वो समान है कि भिन्न है? तो भैया ए और ए देखे बिल्कुल सेम, चाहे इस तरफ देखे चाहे इस तरफ। तो इसका अर्थ ये प्रकाश इस समय तक प्रदर्शित नहीं करेगा, किरिल कार्बन नहीं है। अब वही मान लीजिए इसे दे दिया क्वेश्चन, CH3 और ये। तो यहां पे क्या होगा पता है, इस कार्बन जब हम लोग चेक करने जाएंगे, CH3 लगा हुआ है, एक ठो हाइड्रोजन लगा हुआ है। बताएं इस तरफ और इस तरफ दोनों क्या हो गए? भिन्न हो गए। इसका मतलब ये किरिल कार्बन है। ऐसे ही ऐसे ही देखें, यहां पे लग गया OH। तो बताएं इस कार्बन जब हम लोग चेक करने जाएंगे, OH लगा है, हाइड्रोजन लगा है। जब सेंटर से आएंगे दोनों तरफ क्या हो गए? सेम। तो ये किरिल कार्बन नहीं है इसमें। यहां पे लगा दिए NH2OH। तो बताएं अब यहां पे अगर इसको हम लोग चेक करने जाएंगे, NH2 लगाया, इधर क्या लग जाएगा भैया? हाइड्रोजन। चेक करने जाएंगे दोनों तरफ क्या हो गया? भिन्न भिन्न। तो इसका मतलब ये किरिल कार्बन है। और ऐसे ही OH भी जब चेक करने जाएंगे तो बताएं यहां पे H लगा हुआ है, दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? भिन्न भिन्न। इसका अर्थ ये भी किरिल कार्बन। बुद्धि का उपयोग करेंगे, हाँ, क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। OH OH। बताएं ये OH वाला कार्बन, इस कार्बन पे यहां हाइड्रोजन लगा, ये OH वाला कार्बन, इस कार्बन पे यहां हाइड्रोजन लगा। क्या दोनों तरफ सेम है? चाहे ऊपर से देख ले चाहे नीचे से। नहीं है, तो इसका मतलब ये किरिल कार्बन नहीं, किरिल अणु नहीं है, प्रकाशित सक्रिय अणु नहीं। तो ये आप लोग को बताना है, आप लोग को बताना है किसमें कितने किरिल कार्बन हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। इसमें आप लोग को बताना है किसमें कितने किरिल कार्बन है और किसमें किरिल कार्बन नहीं। तो ऑप्टिकल आइसोमर में आगे का केस अगले लेक्चर में देखेंगे। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।